BBC 24/7 हिंदी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, हमारे दर्शकों का, प्यारे प्यारे लोग जो हमें देखते हैं और हम लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते भी हैं। तो बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के, साउथ दिल्ली के क्षेत्र में और देखते हैं कि आज हमारे गेस्ट कौन है। और आपके सामने हम आज बहुत ही अच्छा पर्व भी है, कृष्ण जन्माष्टमी, तो सारे अहम मुद्दों को हम आज लेके आए हैं चंदन चौधरी जी के पास। तो कौन है चंदन चौधरी जी, आइए थोड़ी जानकारी लेते हैं उन्हीं से और बातचीत करते हैं कुछ खास मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल में आपका चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसे ही हमारे क्षेत्रवासी लहलहाते रहें, फलते रहें, फूलते रहें। आपके बारे में पहले जानना चाहूंगी मैं भी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी बताएं। जी, कितने वर्षों से आप बीजेपी पार्टी के साथ हैं और कार्यकर्ता हैं, और कितने वर्ष आपको हो गए हैं यहीं साउथ दिल्ली क्षेत्र में कार्यकर्ता का रोल अदा करते हुए? देखिए, वैसे तो कहिएगा मेरा परिवार ही जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था जी। जहाँ तक बात आती है मेरी, तो मैं 98 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और संगठनात्मक रूप से यदि कहिएगा तो 2012 से जी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सिपाही, प्रदेश में विभिन्न पदों पर रहा। 4 बार मैं उपाध्यक्ष रहा पूर्वांचल मोर्चे में जी। जिले में पूर्वांचल मोर्चे का अध्यक्ष बना। फिर कार्यशैली को देखते हुए संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिले का महामंत्री बनाया जी। और दूसरी बार का मैं जिला का महामंत्री हूँ। तो बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सटीक तरीके से उन्होंने अपने जो पद के बारे में बता दिया है। कितने वर्षों से, 1998 से 1998 से वो इसी कार्यशैली में है। उनका कार्यकाल जो है बहुत अच्छा रहा है, जो कि उनको पदोन्नति भी दी गई है। तो आइए और कुछ सवाल, अहम सवालों पे जाते हैं। तो सर, आपको पता ही होगा जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 इसरो की टीम की सक्सेसफुल रही है। चंद्रयान 3 पे हमारा तिरंगा लहर चुका है। उस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, छोटा सा पद है पार्षद का जी, जिस पर पार्टी ने मुझे और जनता ने मुझे जिता करके यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, साइंटिस्ट पहले भी काम करते थे जी, आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जी। लेकिन उनको प्रोत्साहित करके और आर्थिक रूप से भी मजबूत करके कोई भी पहला प्रधानमंत्री भारत में जी हुआ है तो वो भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने साइंटिस्टों को बूस्टअप करके एक लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है और बहुत ही अच्छी बात बोली है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है, जो कि मोदी जी ने कदम कदम पर मोटिवेट किया है इसरो की टीम को, जो पूरा सक्सेसफुल हो गया है। हमारे पूरे भारतवर्ष ने कितने हर्षोल्लास से मनाया है चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर, जो कि है हमारा G20। तो आपने सुना ही होगा G20, ग्रुप ऑफ 20। तो आखिर इसके बारे में चंदन जी को क्या ज्ञान है, उसके लिए भी थोड़े से 2 शब्द ले लेते हैं। जी, क्या है ये G20 आखिर? देखिए, G20 जो है एक समिट है जो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर अलग अलग देशों में जाकर के मीटिंगें करते हैं। विकास की बातें हो, पर्यावरण की बातें हो, या एकजुटता की बातें हो, मानवता की बातें हो, वसुधैव कुटुंबकम की बातें हो। जी। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये G20 का भारत के लिए बहुत बड़ा सपना जो था वो साकार होने जा रहा है। जी। पूरे भारतवासी आज के समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे कल से आने शुरू हो जाएंगे और 9 तारीख तक यहाँ रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, विशेषकर दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि जब वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं तो पूरा संसार हमारा एक परिवार है। एक अभ्यागत को किस तरीके से सेवा किया जाता है, किस तरीके से अपने घर को सजाया जाता है। छोटी से उदाहरण के रूप में दूंगा, यदि छोटा सा एक परिवार में कोई सी सदस्य की शादी हो, विवाह हो, तो उसमें किस तरीके से हम घर को सजाते हैं, गेस्ट को
आने का हम जो एक वेलकम करने का जो सजावट होती है, जो व्यवस्था होती है, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश को गौरवान्वित किया है। G20 की मीटिंग अपने देश में बुला करके सभी का सर ऊंचा किया है, गौरव से परिपूर्ण कर दिया है। और ये G20 में 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी, उसको अमल किया जाएगा और हमारा देश धीरे धीरे इसी तरीके से परम वैभव तक पहुंचेगा। सभी जानकारियों के साथ हम चंदन जी के साथ जुड़े हुए हैं। आइए अब दूसरा मुद्दा जो है, वन नेशन वन इलेक्शन, आखिर ये है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन आखिर होता क्या है और ये यहाँ भारत में क्या लेकर आ गया है और इस बारे में चंदन जी को क्या ज्ञान है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी चंदन। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, भारत एक देश है, स्वतंत्र देश है। इलेक्शन समय समय पर होते रहते हैं, हर 5 साल में 3 से 4 इलेक्शन होते रहते हैं जी। वन नेशन वन इलेक्शन से एक ही खर्च में पूरे 5 साल का इलेक्शन निपटाया जा सकता है। जब जब इलेक्शन होता है खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 गुने खर्च को 1 गुने में कैसे तब्दील की जा सके, उस चीज़ को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पहल किया है। और उस पहल को मतलब कि स्वीकृति देने के लिए, सरोकार करने के लिए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का एक प्लान और एक योजना लाया है और वो बिल्कुल ही लागू होगा ही हमारे देश में। तो आपको क्या लगता है ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है क्या सक्सेसफुल हो पाएगा यहाँ पर? क्या ये जगह बना पाएगा? और जो रणनीति के साथ ये आया है वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये मतलब पैर जमा पाएगा अपना, जो ये सोच के साथ जो आया है? देखिए, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी आवाज उठती हुई आई है जी। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 साल सरकार, 9 साल पूरे हो गए हैं, 10वें में हम लोग चल रहे हैं। तो बहुत सारे विपक्षी पार्टियों ने भी और सत्ताधारी पार्टियों ने भी जी। समय समय पर आवाज उठाया कि एक देश है, एक इलेक्शन होगा तो हमारा जो खर्च है वो घटेगा और वो विकास के काम में लगाया जाएगा, जिससे कि हमारा देश एक विकसित देश कैसे बनेगा, उस चीज़ों पर ये वन नेशन वन इलेक्शन का एक योजना ला करके पूरे देश में इसको लागू किया। तो आपके कहने का मतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये है कि जिसमें जो है पॉलिटिशियंस पूरा मतलब अपना जो है अच्छी खासी जमा पूंजी लगा देते हैं और चाहे कुर्सी मिले या ना मिले फिर भी उनको लोगों के बीच में जो है ये करना ही पड़ता है। ये उनके लिए एक क्या बोलते हैं कि पूरी जमा पूंजी लगा देना एक ही बार में। तो वो चीज़ को ध्यान रखते हुए आपका ये कहना है कि वो कंट्रोल में किया जाए और वन नेशन वन इलेक्शन में मतलब जो सीमित राशि है उसमें जो है वो पूरा इलेक्शन नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको तब्दील करूंगा, चीज़ों में बदलाव करूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, इलेक्शन कौन करवाता है? सरकार करवाती है जी। इलेक्शन कमीशन करवाता है, सारी व्यवस्थाओं में अधिकारी लगते हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, गाड़ियां घोड़े जितने भी बंद होते हैं, ऑफिस बंद होते हैं, छुट्टियां होती हैं, इस सब चीज़ों को कम नुकसान से कैसे मतलब कि कंप्लीट किया जाए, कम पैसों में कैसे इलेक्शन को संपन्न किया जाए, वो सरकारी तंत्र कम यूज हो, उस चीज की बातें हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, ना कि राजनीतिक व्यक्ति का कितना खर्च होता है उस पर होता है। राजनीतिक व्यक्ति तो एक बार लड़ेगा तो उतना ही खर्च होगा, चाहे 3 बार लड़ेगा तो उतना ही खर्च होगा। लड़ना एक ही बार है, पार्षद लड़ेगा तो एक बार लड़ेगा, विधायक लड़ेगा तो एक बार लड़ेगा, सांसद लड़ेगा तो एक बार लड़ेगा। लेकिन सरकार के खर्च को कैसे कम किया जा सके, सरकार की जो संपत्ति है उसके जो पैसे हैं वो हमारे जनता के पैसे हैं जी। उस जनता के पैसे को बचा करके उसके विकास में कैसे लगाया जाए, उस चीजों को नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है और उसी पर ये पहल किया जा रहा है और उसको साकार भी किया जाएगा कि सरकारी खजाने को कैसे बरकरार रखा जाए, कम खर्च में कैसे देश का इलेक्शन संपन्न हो, उस पर यह पहल किया जा रहा है। सरकारी इनपुट्स जितने भी यूज होते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे टेक्निकल, चाहे हमारे ये गाड़ी घोड़े जी, किसी भी चीज, इनका जो है उन चीजों के लिए जो है जितना इनपुट यूज होता है उसके ऊपर कंट्रोल बनाया है सरकार ने। तो ये है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन जो कि इस पर नजर बनाएगा अब आने वाले जो चुनाव है 2024 के। तो ये बहुत ही सटीक जवाब आपने दिया है और नॉलेज आपको काफी है चंदन जी। और अब हम दूसरा सवाल आपसे लेंगे
कि जिस विधानसभा में, आपके अंडर कौन सी विधानसभा आती है? देखिए, हमारे अंदर में जो भी जिला महामंत्री का दायित्व है, हमारे अंदर में 5 विधानसभा है। देवली विधानसभा, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर। लेकिन मैं जहाँ से पार्षद हूँ वो देवली विधानसभा है। देवली विधानसभा में एक संगम विहार ए वार्ड 163 है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो हम बाकियों को छोड़ देंगे, संगम विहार वार्ड ए 163 की बातचीत हम रखेंगे कि वहां पर जो है क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या गड़बड़े चल रही हैं, उन बारे में अभी सवाल आपसे लेंगे सर। तो देखते हैं कितने आपके पास जवाब हैं उनके। सबसे पहले आते हैं हम रोड्स के ऊपर। यहाँ के जो रोड्स हैं बहुत ही हालत खराब है, सड़क का सा भी नजर नहीं आ रहा है। ये बात बिल्कुल साबित हो गई है, अभी हम आए भी हैं तो सड़क का सा भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या है ये रोड्स क्यों इतने खराब है यहाँ के? मतलब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में किसकी सरकार है। जो केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली का मालिक मैं हूं, ये कौन है? एलजी जी कहां से हमारे सर पर बैठा दिया? तो केजरीवाल जी को पता होना चाहिए कि उसके नीचे क्या काम हो रहा है, उसके विधायक क्या अराजकता का परिचय दे रहे हैं। कहीं भी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो रहा है, न रोड है, न पीने का पानी है, न शुद्ध हवा है, न चलने का रास्ता है। नाली का पानी भी, वेस्ट पानी कहां से कहां तक पहुंचेगा उसकी भी योजना इनके पास नहीं है। बिल्कुल सारे ही जो रोड्स है यहाँ के, गली के ले लो, बाहर मेन रोड्स के ले लो, पूरा रतिया मार्ग से अंदर तक पूरा ही डैमेज है रोड। और जो भी मतलब एक्सीडेंट्स के आसार ज़्यादा दिखते हैं, ऐसे चांसेस बहुत हो जाते हैं कि जब अगर गरीब जो रेडी वगैरह वाले हैं वो भी मतलब घबरा जाते हैं कि जैसे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा यहाँ पे चलती है, शेयरिंग ऑटो चलती है, तो वो भी पूरे सट के चलते हैं मतलब लोगों से जो चल रहे होते हैं पैदल। तो बहुत ही मतलब भयावह रूप ले लेता है ऐसा मंजर अगर देखेगा कोई भी जो खुले एरिया में रहता होगा, पॉश एरिया में। अगर वो इधर आ गया ना तो वो सोचेगा कि मैं किस भीड़ में आ गया, किस भीड़ चाल में आ गया हूँ और यहाँ पे फंस गया हूँ। मतलब देखिए, ये तो हमारा दुर्भाग्य भी है कि हम दिल्ली में रहते हैं जी, और दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली में जिसकी सरकार है वो एक अराजक सरकार है, एक अर्बन नक्सलाइट जिसको कहते हैं उसकी सरकार है। संगम विहार एमबी रोड से अंदर हमारा संगम विहार पड़ता है जी। कोई भी गेस्ट आता है, किसी को हम कहते हैं कि हम संगम विहार में रहते हैं, वो कहते हैं यार आप इधर ही आ जाओ, संगम विहार तो हम जाने जी। तो कोई भी यदि योजना हम लागू करने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाते हैं कि भाई आकर के CSR फंड लगा दो, कुछ विकास का काम करो, आपकी NGO कुछ यहाँ पर समाज सेवा करे, तो सभी लोगों का यही कहना है यार कहीं भी करवा लो, संगम विहार मत बुलाओ। अभी मैंने 15-20 दिन पहले जी CSR फंड से मिलेट्स जी, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है जी, कि मोटे अनाज पर जोर देने का जी। हमारी संस्कृति, हमारा जो संस्कार था वो विलुप्त होते जा रहा था जी। मोटे अनाज का हम प्रयोग कम करते थे, मैदा वगैरह का ज़्यादा प्रयोग करते थे, बीमारियां ज़्यादा हो रही थी। तो हम स्वस्थ कैसे रहें, क्या हम भोजन करें, कहाँ शुद्ध हवा ले सकें, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोर है। मिलेट्स को, मोटे अनाज को कैसे हम घर के कामों में यूज करें, भोजन में यूज करें, उस पर उन्होंने जोर दिया। और इसी सपना को पूरा करते हुए योजना को ला करके हमने CSR फंड से मिलेट्स की मशीन, जो हम भूजा चना डालेंगे तो रोस्टेड, इसमें तेल का कहीं कोई प्रयोग नहीं होता है, मूंगफली डालेंगे तो रोस्टेड मूंगफली निकलेगा, इस चीज़ का हमने 10 बहनों को एक ग्रुप बना करके मिलेट्स की मशीन दिया। जब हमने मशीन दिया तो उसमें बहुत सारे NGOs और CSR वाले जो यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं थी जो एक ग्रुप बना करके काम करती हैं सोशल वेलफेयर के लिए, जिसमें हल्दीराम की वाइफ थी, मैडम थी, और बीकानेर की बहुत सारी 10 ऐसी महिलाएं थी जो 10,000 करोड़ से ऊपर की मालकिन हैं। उनको मैंने अपने क्षेत्र में बुलाया, एक इवेंट के रूप में उनको बुला करके सब कुछ दिखाया मैंने कि सेवा भाव यदि है तो इन बहनों को बीच में आप सेवा कीजिए, यदि सेवा भाव है तो इन क्षेत्र में आप सेवा कीजिए, तब आपको फलीभूत होगा कि हमारे जो पैसे हैं अच्छे जगह जा रहे हैं। CSR फंड लगाना तो हमारे क्षेत्र में लगाइए। उन लोगों ने हम लोगों से प्रभावित होकर, क्षेत्र से प्रभावित होकर के हमें बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं कि 500 सिलाई मशीन देंगे, 10 मिलेट्स की मशीन देंगे, जो कि 500 परिवार को एक रोजगार देने का जो मेरा सपना है वो हम विगत 2 सालों में पूरा करने जा रहे हैं। 500 परिवार को रोजगार दे रहे हैं।
चाहे वो सिलाई मशीन का सेंटर लगा करके, सिलाई मशीन बांट करके, चाहे मिलेट्स की मशीन बैठा करके उनका सपना पूरा करेंगे। तो ये चीज़ें जो है, जिसे ही मैंने कहा कि संगम विहार में, तो वो आने से कतराने लगे। 2-2 घंटा आने में उनको लग गया, लेकिन जब आए तो उनको लगा कि नहीं, सेवा भाव यदि है मेरे मन में तो यही एक क्षेत्र है जिसको चुन करके हम उत्थान कर सकते हैं। इसी क्षेत्र के भाई बहनों को हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अगर है जनता ने जो है अपने आप को ऐसे समाज में, ऐसे सड़कों पे, ऐसे बिना पानी के, बिना बिजली के रहने में अपने आप को जो है मजबूर कर रखा है, और जो है जनता भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी आती है ये बात, जो कि चंदन जी ने बोला है कि हमें जो है अपना अच्छा जो है खुद सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे समाज में रह सकते हैं जहां पर इस तरीके की रोड हो, जहां पानी ना हो, जहां बिजली ना हो, या मुफ्त वाले हमको लुफ्त उठाने चाहिए। क्या कहना है सर इस पर? देखिए, संगम विहार में कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं है। विशेषकर इन बुनियादी सुविधाओं का जो करने का क्षेत्र है वो विधायक के अंदर में आता है। प्रकाश जारवाल जो हमारे यहाँ का विधायक है, वो आप सबको पता है, जग जाहिर है कि टैंकर माफियाओं से पैसे लेना, टैंकरों को पूरा 70 से 80 टैंकर हैं जो कि पूरे ब्लैक होना, गरीब जनताओं को यदि 20-25 टैंकर जाता भी है क्षेत्र में, उसको भी पैसे से पानी देना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम दिल्ली में रहकर भी ये सोचते हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन हम गटर से भी गंदी जिंदगी संगम विहार में जी रहे हैं। बिल्कुल। पानी पीने का नहीं है, गंदे पानी का निकास नहीं है, और यदि शुद्ध पानी यदि आता भी है जल बोर्ड के द्वारा, जो जल बोर्ड जनता के पैसों से चलता है, वो भी इनके वॉलंटियर्स और माफिया जो हैं वो पानी बेचने का काम करते हैं, ना कि पानी पिलाने का काम करते हैं। हमारे इलाके में कोई भी एक अच्छा स्कूल नहीं है, कोई भी कॉलेज नहीं है, कोई भी जाने आने का रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, कोई भी शौचालय नहीं था, कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन मैं जब से पार्षद बना हूँ, मेरा एक सपना है कि अपने इलाके में सारी बुनियादी सुविधाओं से लैस करूँ। उसी चीज़ को साकार करते हुए, सिद्ध करते हुए, मैंने 8 महीने में जो मैंने कार्य सफल किए हैं, सफलता की ओर बढ़ाया है मैंने कार्य को, वो है 2 टॉयलेट बनाने का। मेरा सपना था जो 20 साल से कोई भी पार्षद आज तक बांध रोड पर या हमारे क्षेत्र में शौचालय, जो जन शौचालय होता है, वो नहीं दिया। 2 शौचालय का टेंडर हो चुका है, बहुत ही जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। एक जो हमारे K2 में स्कूल है, उस पर रंग रोगन और पूरी व्यवस्था करके लगभग 1 करोड़ से ऊपर फंड लगा करके 2 कंप्यूटर रूम, 20-20 कंप्यूटर का एक क्लासरूम, 2 क्लासरूम हमने तैयार करवाया, 8 डिजिटल क्लासरूम तैयार करवाया, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं। ये KSK एकेडमी स्कूल की बात कर रहे हैं? नहीं, KSK नहीं, हमारा क्षेत्र K ब्लॉक में आता है, K2 में जो बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें एक टेनिस का, एक बैडमिंटन का कोर्ट बना रहे हैं, जो बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के लिए। उसके बाद पार्क भी डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर, उसी स्कूल में। उसके बाद हमारा एक G ब्लॉक में नारी बाबा मंदिर के पास पोटा कैबिन का स्कूल था, जो 27 साल से चल रहा है। अभी तक जो भी पार्षद आए वो अपने ज़िंदगी जीने के लिए, अपने मौज लेने के लिए पार्षद बने। लेकिन मेरा सपना था कि जैसे ही जीतेंगे सबसे पहले पोटा कैबिन हटवा करके भव्य बिल्डिंग बना करके लोगों के बीच में इसको सौगात देंगे। हमने उस चीज़ को पास करा दिया। 20 तारीख के बाद उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 20 कमरे का एक भव्य बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग बनने जा रही है, जो वहाँ की जनता के लिए एक वरदान साबित होगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, हमारे इलाके में कोई पार्क नहीं है, तो उसी गली में 2400 गज का DDA का ज़मीन है जो हम अलॉट करवा रहे हैं, जो पार्क में डेवलप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ वो भी हमें डिस्पोजल कमिश्नर के द्वारा, लैंड डिस्पोजल कमिश्नर द्वारा अलॉट हो जाएगा और उसमें पार्क को हम तब्दील कर देंगे। उसके बाद हमारे वार्ड में कोई भी कूड़ादान नहीं था, तो L2 से शनि बाजार रोड पर जो बांध रोड आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर DDA की ज़मीन है, उसको हमने FCTS जो हमारा कूड़ादान कहा जाता है, उसके लिए हमने ज़मीन अलॉट करवा लिया 1000 गज। उसमें भव्य बढ़िया एक कूड़ादान बनाया जाएगा, जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी, स्वच्छता से भी बहुत अच्छा रहेगा हमारे क्षेत्र के लिए। ये सब सौगात देने का हमने प्रयास किया है। जो चीज़ दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, डिस्पेंसरी या हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, उस चीज़ को भी हमने लाने का प्रयास किया है। और 1 साल के अंदर मैं 2 डिस्पेंसरी अपने वार्ड में जरूर ला करके रहूँगा। ये मेरा सपना जो था वो मैं
1 साल के अंदर इसको पूरा करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छी चीज़ें आपने लाइन अप कर रखी हैं, तो लोगों का कितना समर्थन मिलता है आपको? पब्लिक के बीच में जाते हैं आप बातचीत करने के लिए? देखिए, मैं पब्लिक के बीच में ही रहता हूँ और उन्हीं बहनों का, उन्हीं माताओं का, उन्हीं भाइयों का आशीर्वाद से आज यहाँ पर बैठे हैं और उन्हीं का प्यार आज भी मिल रहा है। ना तो मुझे कोई पार्षद समझता है, ना कोई नेता समझता है, मुझे भाई समझता है, मुझे बेटा समझता है और उसी प्यार और मोहब्बत ने मुझे उसी क्षेत्र में बिल्कुल सौंप दिया है कि नहीं बेटा, कुछ भी करना है तो अपने आप को वहीं झोंक करके रखो। और ईश्वर से प्रार्थना यही करता हूँ कि स्वस्थ रहें और अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहें और काम करते रहें, सौगात देते रहें। और हमारे क्षेत्र में गरीब जनता रहती है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है वो यदि आगे उठ करके आएगा, उसका यदि उत्थान होगा तो हमारे समाज का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। उस चीज को साकार करने के लिए हमने जमीनी स्तर पर काम किया है और काम कर रहे हैं। मोदी जी की बहुत अच्छी योजना जो गरीबों के सपने के लिए योजना है, वो पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 लोन देने का काम है। पीएम स्वनिधि योजना? हाँ, पीएम स्वनिधि योजना के तहत हर एक रेहड़ी पटरी खोखे वाले को 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, जिसकी कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, किसी विटनेस की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल से लिंक, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, फॉर्म भरिए, पीएम स्वनिधि योजना में आप रजिस्टर्ड करवाइए और 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में टकाटक 10,000 रुपया आ जाएगा। किसी साहूकार से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप 10,000 रुपये किसी साहूकार से लेते हैं तो 5% वो ब्याज लेता है, हर महीने 500 रुपये देना पड़ता है और वही बढ़ते बढ़ते आपका जीवन व्यतीत हो जाता है। वो 10,000 रुपये खड़ा का खड़ा रह जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस योजना से गरीब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उनका एक जो जीविकोपार्जन का साधन होता है वो और मजबूत होते जा रहा है। 10,000 रुपया लेकर के साल भर में वो 10,500 ही भरने की जरूरत पड़ती है। वो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और मैं वार्ड सेवक बनकर के काम करता रहूं, यही ईश्वर से काम। सांसद जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबका अपना अपना अलग क्षेत्र आता है जी। हम किसी क्षेत्र में इंटरफेयर करते नहीं, अपने क्षेत्र के काम को छोड़ते हैं। चाहे लास्ट मुलाकात कब हुई थी? देखिए, मेरी कोई किसी से मुलाकात नहीं होती है। मेरा जो जुडिक्शन है वो अपने क्षेत्र के लिए होता है। मैं एक छोटा कार्य करता हूँ, अपने वार्ड में काम करता हूँ, संगठन का काम करता हूँ, फिर अपना जीविकोपार्जन। आप इतने व्यस्त हैं कि आप मुलाकात नहीं कर पाते हैं और लोगों के बीच ही रहते हैं और सिर्फ अपने लक्ष्य पे, अपने काम पे जो आपको करना है उस पर ध्यान है आपका ज़्यादा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट शब्द जनता के लिए? जनता के लिए यही है कि जनता थोड़ा सा धैर्य रखे। मैंने जो उनसे वादा किया है वो वादा पूरा करूंगा। एक जो सबसे बुनियादी सुविधा है हमारे क्षेत्र के लिए वो पानी की, वो भी जो प्रकाश जायसवाल और केजरीवाल के अंडर में आता है, उस सपनों को भी मैं साकार करने जा रहा हूं। मेरे पास सभी चीज़ हैं, जनता जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। तो इस सपनों को भी साकार करने के लिए जनता का सहयोग लेकर के मैं एरी चोटी का जोर लगा करके ईंट से ईंट बजाऊंगा और जनता के बीच में पानी लाकर। गंदे पानी की बात इसलिए हुई है क्योंकि अब डिस्पेंसरी भी सर बना रहे हैं चंदन जी। 2 डिस्पेंसरी की बात करी है उन्होंने कि अगर जो गंदा पानी पी के लोग बीमार भी हुए उनके लिए डिस्पेंसरी भी तैयार करवा दी गई है, इलाज के लिए भी सुविधा है और जो गंदा पानी है उसकी भी सफाई जो है ये करवाने वाले हैं। तो चंदन जी का ये कहना है। इसी के साथ आज हमारी बहुत ही अच्छी वार्तालाप रही है चंदन चौधरी जी के साथ, बीजेपी कार्यकर्ता हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। तमाम खबरों के लिए देखते रहें BBC 24/7 न्यूज़। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ।